नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हम यूपीएससी 2026 के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 का जो इकोनॉमिक सेक्शन है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी का जो सेक्शन है, उन दोनों को लिंक करता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की। इससे पहले हमने 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में पढ़ा था इस वीडियो सीरीज में। इस सीरीज में हम बात करेंगे कैग रिव्यू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 की। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो कैग की रिव्यू, इसके बारे में समझेंगे, कैग के बारे में भी जानेंगे, एफआरबीएम के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर सीरीज है, तो जो फाउंडेशन बैच हमारा चलता है उसमें जो वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस चलती हैं, उस वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस का ही एक तरह से पार्ट है। वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस में हम जो भी वीक में जो भी डेवलपमेंट होता है प्रीलिम्स और मेंस में के एस्पेक्ट्स में, उसको हम देखते हैं, आंसर राइटिंग प्रयास करते हैं, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम यूट्यूब की सीरीज़ के थ्रू आपके पास लेके आ रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक हम बात करेंगे इस रिपोर्ट्स के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे, इस रिव्यू रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी कि आखिर एफआरबीएम क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट क्या है। सरकार बजट बनाती है, सरकार खर्चा करती है, सरकार टैक्स का जो पैसा है लोगों के कल्याण में खर्च करती है, लेकिन सरकार कर्ज भी लेती है। सरकार को राजस्व घाटा और फिजिकल जो डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा भी झेलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार के ऊपर होती है। आप सुनते होंगे सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, आप सुनते होंगे राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, आप सुनते हैं राजस्व घाटा बढ़ रहा है, या अगर जो प्रेजेंट में सरकार है वो देश को कर्ज में डुबो रही है। ये सारी बातें तो आप सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या बैकग्राउंड होता है, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं? क्या इसके पीछे कोई किसी कमेटी ने बोला है कि सरकार का कर्जा इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए? आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बैकिंग है इसके पीछे? वो कहीं ना कहीं एफआरबीएम में आपको दिखाई देती है। एफआरबीएम में सरकार, एफआरबीएम जो कानून बना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें यह बातें स्पष्ट होती हैं कि सरकार का राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, अर्थात सरकार जितना खर्चा करती है, सरकार जितना कमाती है, उसके बीच जो अंतर है वह बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना, जिससे सरकार एक फिजिकल डिसिप्लिन के थ्रू काम कर सके, राजकोषीय अनुशासन को इस्टेब्लिश कर सके। यह एफआरबीएम एक्ट का पार्ट था। अब इसमें दो वर्ड आपको देखने को मिले, एक तो फिजिकल डेफिसिट, दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट। इन दोनों वर्ड के बारे में आसान भाषा में समझिए कि सरकार जितना कमाती है, सरकार जितना खर्च करती है, उसके बीच जो अंतर है वो राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताता है। वहीं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व आय व राजस्व व्यय, दो चीज़ें देखने को मिलती है, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व आय का मतलब क्या होता है? सरकार टैक्स वगैरह से जो पैसे प्राप्त करती है, जिसमें सरकार की कोई देयता नहीं होती, सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती कि इसको हमें लौटाना है, ठीक है। दूसरा, सरकार जो ऐसे खर्च करती है जिसमें सरकार को कुछ वापस नहीं आने वाला। सरकार ने आपको पेमेंट दिया, आप एक सरकारी कर्मचारी, आपको सरकार पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, अलाउंस दे रही है, पेंशन दे रही है, तो उसके बदले सरकार को तो वापस कुछ नहीं आ रहा, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट एक तरह से हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, जो होता है रेवेन्यू, जो इनकम होती है उसके बीच जो डिफरेंस होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी है। साथ ही इस कमेटी ने यह भी बताया कि सरकार का जो कर्जा है इस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वह भी हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो एफआरबीएम की जो रिपोर्ट है उसने क्या कहा और ये क्यों, क्या इसके पर्पज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। ये न्यूज़ में क्यों रही? अगर हम बात करें कैग के बारे में, आप जान लीजिए आर्टिकल 148 टू 151, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल का जो पद है संविधान में, वह एक तरह का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान के चलिए एक सरकार का। सरकार जो भी खर्चा करती है, सरकार कहाँ खर्च कर रही है, कोई मंत्रालय का जो पैसा कहाँ जा रहा है, उसका ऑडिट करना, उसको देखना, उसकी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में रखना, एक तरह का बात करें पूरी तरह से निगरानी रखना कि जो जनता का पैसा है वो जनता के हित में लग रहा है या नहीं लग रहा है। यह काम, इस काम को ऑडिट करने, इस काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर पार्लियामेंट को देने का काम एक तरह से कैग करता है। कैग ऑफ द इंडिया प्रेजेंटेड 2023-24 एनुअल रिव्यू ऑन कंप्लायंस ऑफ द एफआरबीएम एक्ट to the parliament and highlighting India's progress toward physical discipline and macroeconomic stability। अब माइक्रो इकोनॉमिक दो वर्ड आपको ने सुने होंगे। माइक्रो लेवल पर अर्थात किसी कंपनी के लेवल पर, किसी यूनिट के लेवल पर जब कोई स्टडी की जाती है उसे माइक्रो स्टडी या माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है। वहीं जब एक बड़ी कंट्री, एक बड़ा इकोनॉमिक इकोसिस्टम, फिजिकल जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बात हो तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक शब्द से
इंडिकेट किया जाता है। हालांकि इसकी अलग डेफिनेशन है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, यहाँ पे हमारा डिस्कशन वो पार्ट नहीं है। तो अगर हम देखें तो देश की जो राजकोषीय अनुशासन है, फिजिकल डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करने के संबंध में यह रिपोर्ट यहाँ पे बात करती है। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट के जो प्रोविजंस है, रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, उस पर आए, उससे पहले यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, FRBM एक्ट 2003 के बारे में। तो आइए देखते हैं FRBM एक्ट 2003। अब FRBM एक्ट का जो पर्पस था क्या था, इन एक्ट टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, प्रमोट लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंश्योर इंटरजनरेशनल इक्विटी टू फिजिकल मैनेजमेंट। सर, FRBM एक्ट का मकसद यही था कि आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का दबाव इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए, आने वाली पीढ़ियों पर घाटे का दबाव इतना ज़्यादा ना पड़े कि उनकी इकोनॉमी सर्वाइव ना कर पाए। इसीलिए हमें वर्तमान से ही जो राजकोषीय अनुशासन है उसको बना के रखना होगा, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था है लंबे समय तक तरक्की कर सके। यह जो पर्पस था FRBM एक्ट 2003 में का था। आई थिंक NK सिंह की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया। हालांकि उसमें कई बार अमेंडमेंट्स हुए, 2004 में, 2012 में, 2015 में, 2018 में अमेंडमेंट इसलिए कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए। अब 2009 में फिनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली आए। अब 2009 के जो क्राइसिस आए उसके बाद अगर आप देखेंगे, सपोज करिए आप मान के चल रहे हैं कि आपका घाटा 2 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को लेके, लेकिन अगर क्राइसिस आ रहे हैं या कोई ऐसी आपदा आ रही है तो ये घाटा आपका बढ़ भी सकता है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे आपके अमाउंट में, आपके टारगेट्स में, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इस फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बीच बीच में अमेंडमेंट भी किए गए। तो ये तो बात होगी पर्पस की। यहाँ पे FRBM का जो एक्ट बना उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर कि जो अमेंडमेंट्स हुए उसके बारे में। अब हम बात करें की प्रोविजंस के बारे में। तो आइए देखते हैं की प्रोविजंस को लेके क्या क्या बातें हुई। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे हम बात करें की प्रोविजंस के बारे में। यहाँ पे बात हो रही है मैंडेट फिनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट हाफ ईयर फिजिकल ट्रेंड रिव्यू इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे मैंडेट दिया जाता है वित्त मंत्री को कि वो हाफ ईयरली जो फिजिकल ट्रेंड की जो रिव्यू है उसे पार्लियामेंट को सबमिट करेंगे। यह बात होती है FRBM एक्ट में। दूसरा, रिक्वायर प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी MFTP स्टेटमेंट्स विथ रोलिंग 3 ईयर टारगेट्स एंड फिजिकल इंडिकेटर्स लाइक रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, गवर्नेंस डेब्ट एज % ऑफ GDP। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बजट जब पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि सरकार एक आंकड़ा देती है, सरकार बताती है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना है, अगले वर्ष इतनी संभावना है, पिछले साल इतना था, तो 3 साल का सरकार आंकड़ा दे रही है। इस आंकड़े का जो ओरिजिन है क्यों देखने को मिलता है, क्यों ऐसा है, तो अगर आप देखेंगे इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे बात होती है कि सरकार रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और गवर्नेंस डेब्ट को भी यहाँ पे बताएगी, और ये जो पार्ट ये उसे प्रेजेंट करेगी मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू, और 3 ईयर के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। तो 3 साल के आंकड़े भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल टारगेट 2018 में जो अमेंडमेंट हुए उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो 2018 अमेंडमेंट हुए वो क्या हुए। अगर हम बात करें यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स हुए, जनरल गवर्नमेंट डेट टू बी रिड्यूस टू 60% ऑफ GDP बाई 2024-25। तो यहाँ पे बात हुई कि जो सरकार का जो जनरल गवर्नमेंट डेट है, सरकार का जो ओवरऑल कर्ज है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का माने तो जो GDP है उसके 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर GDP 100 रुपये है, 60 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कर्ज। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट डेट 40%, तो जो केंद्र सरकार उसका कर्जा 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए GDP बाई फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वही फिजिकल डेफिसिट टारगेट करता है, फिजिकल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय जो घाटा है वह 3% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये टारगेट 2018 में रखे गए थे, अमेंडमेंट जब किए गए मार्च 2021 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डिफर्ड ड्यू टू पैंडेमिक विद द कमिटमेंट टू स्टे बिलो 4.5 बाई फाइनेंशियल 2025-26। आपको पता है कोविड आए, कोविड के बाद बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले फाइनेंशियली, तो उसके बाद इसे अमेंडमेंट किया गया और इसे 4.5% तक की इसको छूट दी गई, 1.5% हो कि चलिए राजकोषीय घाटा आप 3 से 4.5% भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट टू लिमिट एडिशनल लोन गारंटीज टू नो मोर देन 0.5% ऑफ GDP एनुअली। तो इसके संबंध में भी अगर आप देखें 2018 में जो अमेंडमेंट हुए, 2018 के अमेंडमेंट हुए, इन्होंने ये प्रोविजन यहाँ पे शामिल किए। अब अगर हम बात करेंगे कि हाइलाइट्स फ्रॉम द कैग रिव्यू रिपोर्ट, तो ये तो सरकार टारगेट लेके चल रही थी, 2-3 साल सरकार का यही टारगेट था कि हमें जो गवर्नमेंट जो डेट है उसको 60% के आसपास रखना है, केंद्र सरकार का जो डेट है 40% रखना है, जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसे 4.5% रखना है। ये सरकार अभी तक टारगेट लेके चल रही थी। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किए हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट किया है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। की हाईलाइट्स फ्रॉम द कैग रिव्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो रिपोर्ट्स क्या हाईलाइट्स यहाँ पे देती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिकेटर्स की,
सबसे पहले हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, इंडिकेटर्स के अलावा जो वैल्यूज थे, रिमार्क्स क्या है, इन सारी बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। आइए हम बात करते हैं। अब पहला जो पॉइंट है, बात करती है रिपोर्ट किसके बारे में। पहली पॉइंट यहाँ पे बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, केंद्र सरकार का जो ऋण है उसके बारे में। डिक्लाइन टू 57% ऑफ जीडीपी, ठीक है, अर्थात अगर हम बात करें तो 61% हुआ करता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, वो डिक्लाइन हुआ है 57% तक डिक्लाइन हुआ है मार्च 2024 में। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, टारगेट तो हमारा 40% का है, टारगेट तो हमारा ठीक है, लेकिन टारगेट की दिशा में यहाँ पे बढ़ रही है सरकार या नहीं बढ़ रही, वह यहाँ पे दिखाता है कि नहीं, कम हुआ है पहले की तुलना में। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट यहाँ पे कम हुआ, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। दूसरा जनरल गवर्नेंस डेट, जो साधारण जो सरकार का जो लोन है, सरकार के ऊपर ओवरऑल जो लोन है, डिक्लाइन स्लाइटली फ्रॉम 83% टू 81, तो 83% से 81% हुआ, ये रिपोर्ट बताती है। साथ ही स्टिल एबव 60% टारगेट, तो जो टारगेट है 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सरकारों का जो लोन है, उसको यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी 81% के आसपास ये दिखाई दे रही है, और ये टाइमलाइन भी यहाँ पे बता रही है। साथ ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है आखिर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेट सस्टेनेबिलिटी जो एनालिसिस है उसके संबंध में देखेंगे कि डेट टू जीडीपी रेशियो, अर्थात जीडीपी के अनुपात में जो कर्ज है या लोन है, इज स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। सरकार का जो जीडीपी है, जीडीपी के अनुपात में जो कर है, अर्थात जीडीपी सरकार की सपोज करिए 3 लाख करोड़ की है, उसके अनुपात में जो कर है वो कम हो रहा, जीडीपी के अनुपात में जो कम है डिक्लाइन हो रहा है। तो जीडीपी के अनुपात में जो कहते हैं ना कि डेट है, लोन है, वो कम हो रहा है, कर नहीं तो जो लोन है जीडीपी के अनुपात में कम हो रहा है, इंडिकेट साउंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, इंडिकेट साउंड फिजिकल पॉलिसी। तो ये राजकोषीय जो हमारी नीति है उसके संबंध में बताता है। साथ ही अनरियलाइज्ड टैक्सेस 31.11 लाख करोड़ अनपेड एज अ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अनपेड टैक्स भी अभी सरकार के पास बचे, जो सरकार के पास आने हैं, इंक्रीज फ्रॉम 9.8 लाख करोड़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब देखिए इनकम टैक्स की जो इनकम टैक्स में जो के माध्यम जो सरकार पैसा प्राप्त करती है वो हर साल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप बात करें वह भी अभी कहीं ना कहीं जो जीडीपी जो डेवलप कंट्री के कंपेयर में किया जाए, लगभग 1% के आसपास लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो सरकार के जो रेवेन्यू है उसमें कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिस वजह से और डेफिसिट भी ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस के बारे में देख लिया हमने, लोन के बारे में, सरकार के बारे में देख लिया, आगे हम बात करते हैं। तो आगे इस न्यूज़ में हम क्या बात करेंगे, The pace of debt growth has been lower than GDP growth, ठीक है, indicating improved debt service capacity by the government. The physical deficit target for financial 2024-25 was achieved at 4.8%. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है, टारगेट है फिनेंशियल 2024-25 के लिए, वाज अचीव किया गया है 4.8% जीडीपी ऑन ऑफ जून। तो राजकोषीय जो घाटा है, जो टारगेट लिया गया तो 4.8% के आसपास अभी तक ये आ गया है, ये यहाँ पे बात कर रही है राजकोषीय घाटे के संबंध में ये रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे जो रिपोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या है इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस, उसको हम यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है इस इंपॉर्टेंस, क्या है इस रिपोर्ट की। तो आइए देखते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि सरकार ये बजट में एक ये फोटो देती है, आप यहाँ पे देखेंगे होंगे बजट में, यहाँ पे सरकार बताती है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% था, फिर 5.6 हुआ, 4.8, फिर 4.4 हुआ। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बताती है कि किस तरह से कम हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बताती है, साथ ही इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में भी बताती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, provide an independent assessment of government compliance with fiscal target under the FAR-PM Act, help maintain fiscal discipline। तो अगर ये जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बताती है कि सरकार अपनी जो लक्ष्य है उसकी दिशा में आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो गति है बहुत धीमी है, इस गति को और बेहतर करने की आवश्यकता, इस गति को और तेज करने की आवश्यकता है, ये यहाँ पे इस रिपोर्ट का यहाँ पे मानना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है, द कैग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 reviews reflects steady progress in India's physical consolidation with debt indicators trending in the right direction despite pandemic challenges. Continued focus on meeting FRBM targets will be crucial in ensuring physical sustainability and maintaining investor confidence. अब सरकार की जो ये कदम है राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करने की दिशा में, वो आगे चल के बेहतर साबित होंगे, क्योंकि जो निवेश है उसके संबंध में जो माहौल है भारत के बेहतर होगा। सरकार का जो कर्ज है जीडीपी के अनुपात में कम होता जाएगा, सरकार के जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट भी कम होता जाएगा। इस वजह से जो इकोसिस्टम, फिजिकल इकोसिस्टम अगर बेहतर होता है तो भारत में की जो अर्थव्यवस्था है नई उड़ान
की तरफ बढ़ेगी। अब इस रिपोर्ट के ही मायने हैं कि सरकार की निगरानी रखना। अगर ऐसी रिपोर्ट्स बीच बीच में आती रहती हैं तो सरकार पे लोगों की निगरानी होती है, सरकार पे इकोनॉमिस्ट उनकी निगरानी होती है, आलोचना होती है, तो सरकार और बेहतर तरीके से कार्य कर पाती है। तो इस करंट अफेयर्स का जो पार्ट था यही हमने देखा था। इसमें आपको कैग के बारे में भी जानना था, FRBM के बारे में जानना था, एनके सिंह कमेटी के बारे में हमने देखा, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में भी हमने देखा। आगे हम ऐसी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।